नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल वैकेता प्रथम पेपर इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास हमारी राजा राममोहन राय की हो चुकी थी। आज एक विशेष व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा डिस्कशन रहेगा, इनका क्या प्रारंभिक जीवन रहा, इनकी राजनीतिक रूप से क्या दृष्टिकोण थे, समाज सुधारक रूप में क्या दृष्टिकोण थे, वेदों के प्रति इनकी क्या निष्ठा रही थी, इनके द्वारा जो आर्य समाज स्थापित किया गया था उसके कार्य क्या रहे थे, या फिर उसके बाद में इनकी जो पुस्तकें, बहुत अच्छा प्रश्न वहां से कभी कभार बन जाता है। तो एक पूरा डिस्कशन रहेगा, आप ईमानदारी से देख लेना, आप नोट्स बना लेना। आपको कहीं से भी एक बिंदु भी कहीं और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं, मैं इसको आप समझना। ये थे हमारे स्वामी जी, बड़े सरल स्वभाव की इनकी मूर्ति है। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद सरस्वती, है ना। गुजरात की एक कांटियावाड़ की एक तहसील पड़ती है मोरबी, मोरबी का एक स्थान पड़ता है टांकरा, टंकरा स्थान पड़ता है, वहां से इनका जन्म होता है। और प्रारंभ में इनकी शिक्षाएं वैदिक शिक्षा के रूप में ही हुई थी। इन्होंने अपना शिक्षा भी ग्रहण की थी। बहुत लंबे समय तक 12 वर्षों तक ये घर से दूर रहे थे। तो एक इनका पूरा जीवन हमारे पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श है। और इनके जहाँ तक बातें हैं, इनके जो विचार हैं और इनके जो कार्य हैं, निश्चित रूप से याद करने योग्य हैं और हमें भी याद करना चाहिए। अब समस्या ये है कि हम इनके विचारों के ऊपर एक लंबा कथन डिस्कशन करें तो लगभग 12-13 घंटे की क्लास होती है। परंतु वर्तमान पैटर्न क्या कहता है, बस उसके आधार पर हमको यहाँ से चलना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखना, इनके जीवन परिचय से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना, समझ लेना चीजों को आप, सिर्फ समझ लेना कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। एक तो इनकी पुस्तकें, सबसे मोस्ट है इनकी पुस्तक। एक इनका आर्य समाज, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपको। एक तो इनकी पुस्तकें, स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्धि का कारण इनकी पुस्तकें रही है। फिर इनके द्वारा जो आर्य समाज स्थापित किया गया था, ये थोड़ा बहुत बिंदु हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा बिंदु, इनके विचार विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के विचार, सौ राज्य की अवधारणा, सौ भाषा की अवधारणा, सौ देश की अवधारणा, वो अवधारणा विद्यार्थियों 400 की अवधारणा विद्यार्थियों बड़ी प्रसिद्ध रही थी उस समय। और कुछ बातें हम यहाँ करेंगे सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी प्रमुख पुस्तक थी विद्यार्थियों, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में हमेशा एक प्रश्न यहाँ से आता है, तो थोड़ा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और एक बिंदु रहेगा कि दयानंद सरस्वती के बारे में किसने क्या कहा था विद्यार्थियों। इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक चलेगा और पूरा मैं आपको क्रम वाइज लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी बिंदु कहीं मैं छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न आप समझना, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पे हुआ। इनका जन्म 1824 में होता है और गुजरात का टंकारा नामक स्थान होता है। ये विद्यार्थी कहते हैं कि मोरवी में पड़ता है और कहते हैं कि कहीं कहीं लिखा लिखा मिलता है कांठियावाड़ा। कांठियावाड़ा की एक तहसील है मोरवी और मोरवी का एक स्थान है वो है विद्यार्थियों टंकारा। तो याद रखना, कांठियावाड़ का मोरवी, मोरवी में एक क्षेत्र पड़ता है टंकारा, और टंकारा पूछ ले किस राज्य में स्थित है तो वो है गुजरात। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। इस प्रकार विद्यार्थियों एक महान विभूति का 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पे विद्यार्थियों कहते हैं कि इनका जन्म हुआ। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, जैसा मैंने केशव चंद्र सेन के बारे में भी हमने पढ़ाया था, तो मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में एक बार डिस्कशन की थी कि इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, बंगाल के क्षेत्र। मैंने आपको बताया था, याद हो तो विद्यार्थियों बताना। ठीक है ना, उनका भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ।
इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखना, ये कई बार ये कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि किस व्यक्ति का नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था। तो याद रखना विद्यार्थी, मूल शंकर वाली बात जरूर जरूर याद रखना। कई बार क्या होता है फैक्चुअल रूप में सबसे इजी प्रश्न पूछ ना, तो याद रखना इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर इनके बचपन का नाम। पिता अंबाशंकर और माता यशोदा थी विद्यार्थियों। 24 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों नर्मदा नदी के तट पर चाणोद नामक स्थान पे स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की शिक्षा ली थी विद्यार्थियों। मोस्टली विद्यार्थियों इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट यहां से शुरू, ठीक है ना। दो चीजें आएगी विद्यार्थियों, एक तो अपना गुरु किसको बनाया था वो अलग चीज है, वो विरजानंद आएगा, आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वहां पे, ठीक है ना। परंतु यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में मतलब आपको वर्ष पूछ ले तो 1824 में जन्म होता है, तो 24 कितने हो गए 1848। तो 1848 में इन्होंने स्थान याद रखना चाणोद, सबसे मोस्टली है, आपको गाइड में कहीं मिलेगा, मैं नहीं मिलेगा, चाणोद गंगा नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान पड़ता है विद्यार्थियों, चाणोद स्थान पड़ता है। चाणोद में कहते हैं कि ये स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की शिक्षा ग्रहण की। ये पूर्णानंद कहाँ के थे, ये मथुरा के थे। ये पूर्णानंद कहाँ के थे, मथुरा के थे। इनके द्वारा ही इनको नाम दिया गया था दयानंद सरस्वती। लाइन लिखिए, स्वामी पूर्णानंद ने ही इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया था। याद रखना, ये बहुत मोस्टली कंसेप्ट है, याद रखना। आगे आएगा विरजानंद वाली बात अलग आएगी, उनको अपना गुरु बनाया था, परंतु वेदों के अध्ययन की शिक्षा दीक्षा इन्होंने किन से प्राप्त की थी विद्यार्थियों, संन्यास की दीक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी, तो वो पूर्णानंद से प्राप्त की थी विद्यार्थियों। कब की, तो 1848 में। वर्ष पूछ ले तो 24 वर्ष की आयु में, और स्थान पूछ ले तो चाणोद नामक स्थान पड़ता है जहां पे इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण। पहले इनका नाम क्या था, मूल शंकर था। दीक्षा ग्रहण करने के बाद स्वामी पूर्णानंद ने इनको नाम दिया दयानंद सरस्वती। दयानंद को हिंदी लूथर भी कहा जाता। मोस्टली विद्यार्थी स्टार लगा के इसको आप याद कर लेना, सीधा प्रश्न आता है। हिंदू, उत्तर भारत का हिंदू लूथर भी इनको कहते हैं ना। हिंदू लूथर वाली बात जरूर आप याद रखना, हिंदू लूथर किसको कहा जाता है, वो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो एक जीवन परिचय के बारे छोटी सी जानकारी है, आप नोट्स में लिख लेना, और हो सके तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको स्थान याद रखना है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है, ब्राह्मण परिवार था, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। चाणोद नामक स्थान पे गुरु पूर्णानंद से विद्यार्थी इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी, और इन्होंने ही नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्ष जरूर याद रखना विद्यार्थियों। और ये उपाधि विद्यार्थियों सीधी एग्जाम में कभी कभार फैक्ट पूछ लेता है, हिंदी लूथर किस व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना विद्यार्थियों, हिंदी लूथर कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो पहला प्रश्न मेरे अनुसार बहुत इजी रूप में मैंने आपको इनका पूरा जीवन परिचय बता दिया, ठीक है। अगला बिंदु देखो, इनके कुछ प्रारंभिक जीवन की कुछ और बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक कार्यों के बारे में कुछ और बातें देखना कि 1860 में मथुरा के विरजानंद स्वामी से दार्शनिक वाक्या का ज्ञान प्राप्त किया और शिष्य बन गए। याद रखना, बहुत मोस्टली बात है कि 1860 में ही मथुरा में विद्यार्थी एक नाम मिलता है, वो है विरजानंद स्वामी। मोस्टली याद रखना, विरजानंद स्वामी को अपना क्या बनाया था, गुरु बनाया। गुरु बनाया, किसको गुरु बनाया, विरजानंद स्वामी को गुरु बनाया, और दार्शनिक व्याख्याओं पर ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार ये वेदों की ओर वापस, वेदों के अध्ययन को लेके ये बहुत तरह से गठित हो गए थे, है ना। 1883 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहरा कर हिंदू धर्म में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी विद्यार्थियों। ये पहला अवसर था विद्यार्थियों, आगरा याद रखना ना। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जब भी बात करते हैं तो हमेशा निश्चित रूप से वो
हिंदू धर्म के जो पाखंड थे, जो आडंबर थी, जो कुरीतियां थी, उनको हमेशा ही विरोध किया था विद्यार्थियों। और विरोध स्वरूप जीवन का पहला कार्य विद्यार्थियों यही था, पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडिनी ऐसा भी नाम मिलता है, खंडिनी पताका। 1863 की बात है, आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका ले रही थी और इसके माध्यम से विद्यार्थियों इन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, जो प्रकार की गलत प्रकार की विधियां चलती थी, उसका विरोध किया था। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर संस्कृत की जगह हिंदी में उपदेश देने लगे। ये इनका जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा विद्या, सबसे टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का, क्योंकि ये अभी तक गुजरात के जन्मे थे और स्थानीय भाषा में ही वो व्याख्यान दे रहे थे अपने उपदेशों को विद्यार्थियों, वो स्थानीय भाषा में ही उपदेश दे रहे थे। तो उनके जो उपदेश सुनने वालों की संख्या बहुत कम, सुनने वालों की संख्या बहुत कम थी। केशव चंद्र सेन ने विद्यार्थी इनको 2 सुझाव दिए थे। एक तो नग्न नहीं घूमना, नग्न नहीं घूमना, स्थानीय भाषा की जगह हिंदी में उपदेश दो, हिंदी में उपदेश। केशव चंद्र सेन ने कहा था विद्यार्थियों कि आप नग्न अवस्था में घूमकर आप प्रवचन दोगे, उपदेश दोगे, तो आपकी जो महिलाएं भगत होती है उनकी संख्या शायद कम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा उस समय लग सकता था। तो केशव चंद्र सेन ने इनको 2 बातें बताई थी कि एक तो आपको नग्न अवस्था में सन्यासी नहीं रहना है, दूसरी बात आपको हिंदी भाषा में उपदेश देना चाहिए, क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत में लगभग हिंदी का ही बोलबाला रहा है। तो याद रखना विद्यार्थियों, नग्न अवस्था में सन्यासी के रूप में नहीं घूमना, ये केशव चंद्र सेन ने कहा था इनको, और हिंदी में उपदेश देना ही इनको केशव चंद्र सेन ने कहा था। तो इनके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा विद्यार्थियों केशव चंद्र सेन के 2 शब्द। दोनों बातें इन्होंने स्वीकार कर ली थी विद्यार्थी, याद रखना, दोनों बातें स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिए थे, है ना, कपड़े पहनना इन्होंने कहा कि ठीक है कपड़े भी पहनेंगे, और जो उपदेश है वो हिंदी भाषा में भी। तो ये जीवन की ये टर्निंग पॉइंट लाइन है विद्यार्थी। कोलकाता में ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मुलाकात की थी विद्यार्थी, कोलकाता गए थे। ब्रह्म समाज से ही ये प्रभावित हुए थे विद्यार्थियों। ब्रह्म समाज का जो मूर्ति पूजा विरोध का जो आंदोलन चल रहा था, ये कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में इनका प्रभाव पड़ा था, याद रखना, क्योंकि ब्रह्म समाज का उस समय मुख्यतः आदमी वही था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बहुत सारे भारतीय जो समाज सुधारक थे उनके आदर्श भी रहे हैं विद्यार्थी, है ना। तो ये बात इनकी याद रखना। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के कार्यों के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि एक तो इनके गुरु बनाया था, ठीक है, पाखंड खंडनी पताका आगरा में 1863 में ले रही थी, और केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर उनके प्रयासों से प्रभावित होकर विद्यार्थियों हिंदी में उपदेश दिए थे, नग्न नहीं रहने का इन्होंने निर्णय लिया। इस प्रकार विद्यार्थी हमारे दयानंद सरस्वती के ये प्रारंभिक जीवन के 2 प्रश्न हैं, और मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट यह क्लियर हो गया, है ना। तीसरा प्रश्न देखो, अब हमारा आता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, जिसके कारण ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए। 2 चीजें इनको प्रसिद्धि का कारण रही है, एक आर्य समाज रहा है, दूसरा उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश रही। 2 ऐसी बातें जो स्वामी दयानंद सरस्वती को पूरे भारत और विश्व में उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया था, वो 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, ना। प्रश्न क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की गई। ये हमेशा ही स्थान पूछता है विद्यार्थियों, याद रखना, वर्ष और स्थान याद रखना ही रखना है। सिंपल सा प्रश्न आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की। कहां पे की गई, बंबई में की गई थी, और किस वर्ष की गई थी, तो 1875 के वर्ष में, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। आर्य समाज में 28 नियम थे, समावेश किया गया था।
बाद में उनकी संख्या 10 कर दी गई। याद रखना, जब आर्य समाज स्थापित किया गया था 1875 की बात है, तो उस समय नियमों की संख्या कितनी थी? 25 नियम थे विद्यार्थी। आर्य समाज के कितने नियम थे? 25 नियम थे। बाद में संशोधित करके विद्यार्थियों आर्य समाज के नियम कितने कर दिए गए थे? 10 नियम। दोनों ही बात है। अगर प्रश्न पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना के समय उसमें नियमों का कितनी संख्या थी, तो याद रखना 25 थी। और पूछ ले कि बाद में संशोधन के बाद में अंतिम रूप से कितनी संख्या रखी गई, तो याद रखना 10 संख्या रखी गई। ठीक है। 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थापना तो बंबई में की गई थी, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में रखा गया था। तो वर्ष याद रखना लाहौर वाले। अच्छा प्रश्न यहां से। आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष लाला मूलराज थे। विद्यार्थियों स्टार लगा लो, ये अभी तक ये बिंदु एग्जाम में नहीं पूछा है। स्टार लगा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। जो भी आपको लगे अंडरलाइन करके इस चीज को आप लिख लेना कि आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष। विद्यार्थियों मोस्टली अगर प्रश्न बना तो सबसे कठिन प्रश्न हमारा यहां से हो जाएगा, वो है लाला मूलराज। फिर लखनऊ में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 80 में ही आगरा में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बहुत सारी पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं खोली गई थी। आर्य समाज का जब स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आते हैं, महाराणा सज्जन सिंह का निमंत्रण पर, तो आर्य समाज की स्थापना को लेकर विद्यार्थी उदयपुर में भी बहुत सारा कार्य रहा है, संघर्ष का क्षेत्र रहा है। अजमेर भी रहा है, जोधपुर भी रहा है। तो जसवंत सिंह द्वितीय का काल जोधपुर में, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर भी पधारे थे, है ना। तो एक लंबा कालखंड रहा है। आर्य समाज का प्रभाव निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में रहा था विद्यार्थी। तो हमें कंपटीशन एग्जाम के रूप में याद क्या रखना है कि एक तो वर्ष याद रखना है, बंबई में स्थापना की गई थी, अंतिम रूप से नियमों की संख्या 10 थी, मुख्यालय 1887 में लाहौर रखा गया था, और पूछने लायक बात है आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष, तो वो लाला मूलराज को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में भी, आगरा में भी 1880 में इनकी स्थापना की गई थी आर्य समाज। ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये चीज बता दी, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी बोरिंग सी चीज लग सकती है, कॉन्सेप्ट है तो समझने में प्रयास आपको करना पड़ेगा, परंतु जो मैं बता रहा हूं वो अच्छे से आप पढ़ लेना, आपके कोई कमी नहीं रहने वाली। चौथा प्रश्न देखो, इनका मृत्यु का करवा देता हूं, फिर बाद में हम इनके विचार रहेंगे, इनकी पुस्तकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु से संबंधित कौन सा कथन सही है? राजस्थान में सज्जन सिंह और जसवंत सिंह द्वितीय उनके विशेष भगत थे। वास्तव में ही एक तो उदयपुर का शासक कौन था? सज्जन सिंह। और उस समय जोधपुर का शासक कौन था? वो था जसवंत सिंह द्वितीय। दो ऐसे राजा, वैसे दिन के अनुयायियों की संख्या बहुत लंबी संख्या थी विद्यार्थियों, फिर भी दो ऐसे राजा जो सबसे अधिक स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, एक तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह और एक जोधपुर का जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है ना। जोधपुर के जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नानी बाई, नन्नी बोलते, नन्नी भाई, ये नन्नी भी लिखा होता है ऐसा, नन्नी भाई, ये नन्नी बहन भी बोलता है ना। नन्नी बाई के जगन्नाथ के साथ मिलकर, याद रखना विद्यार्थियों, ये रसोईया था। ये क्या था? रसोईया था। रसोईया जगन्नाथ के साथ मिलकर दूध में कुछ कांच का पीस कर पिलवा दिया था विद्यार्थियों। इसके कारण कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बीमार पड़ गए थे, और बाद में जब वो अजमेर, अंतिम रूप से अजमेर गए थे, अंतिम रूप से ही वहां पे उन्होंने सांस अजमेर में ही ली थी। तो इसमें याद क्या रखना है, उस समय जोधपुर का शासक जसवंत सिंह द्वितीय था। नन्नी बाई ने विद्यार्थियों जगन्नाथ रसोईया के साथ मिलकर इनको जेर दे दिया था, ऐसा हम उसको बोल सकते। स्वामी विवेकानंद स्वामी जी का इस समय चिकित्सा अधिकारी याद रखना अली मर्दान खान था। मोस्टली विद्यार्थियों ये चीज आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, परंतु ये चीज आपको याद करनी है कि जब उनको ये जहर दिया गया तो इस समय कहते हैं कि इनका एक सबसे नजदीकी चिकित्सक कौन था, तो वो अली मर्दान खान। और अली मर्दान खान ने कहा कि आप ऐसा करो, आप आबू चले जाओ।
क्योंकि ये जो कांच पीस कर इनको पिलाया गया था तो निश्चित रूप इसमें शरीर में इतनी, जोधपुर का वैसे वातावरण भी बहुत गर्म था और इससे शरीर में और अधिक गर्मी पैदा हो गई थी विद्यार्थियों। इसलिए कहा, इस डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करो, आप ठंडे क्षेत्र में चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि अली मर्दान खान ने कहा कि आप आबू चले जाओ, परंतु स्वामी जी ने यह बात नहीं मानी। इस समय इन्हें डॉक्टर एडम भी मिलता है। ये एजेंसी थी, ये अंग्रेजों के द्वारा, इनके द्वारा नियुक्त, इस समय एक अंग्रेजों के द्वारा कहते हैं कि एक और डॉक्टर को नियुक्त किया गया था विद्यार्थियों, वो डॉक्टर एडम था। बाकी मुख्यतः विद्यार्थी अली मर्दान खान की बात जरूर आप याद। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर की में खासा कोटी में इनकी मूर्ति हो गई। खासा कोटी स्थान जरूर याद रखना विद्यार्थी, खासा कोटी। स्वामी दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के खासा कोटी में इनका निधन हो गया था विद्यार्थियों। तो इनके मृत्यु के संबंधित 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो उस समय जोधपुर का शासक जसवंत सिंह द्वितीय था। पासवान नन्नी बाई का नाम जरूर याद रखना। रसोईया जगन्नाथ के द्वारा इनको जहर दिया गया था मिल के प्रयासों से। इस समय चिकित्सा अधिकारी अली मर्दान खान था। एक अन्य डॉक्टर का नाम एडम मिलता है। और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के खासा कोटी स्थान पर इनके कहते हैं कि इनका निधन हो गया था। और इस प्रकार हमारे पूजनीय दयानंद सरस्वती का देवलोक गमन हो गया ना। ये इनके जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन का बात हमने देख लिया, इनकी प्रारंभिक कार्यों के बारे में देख लिया, इनकी मृत्यु के बारे में देख लिया और आर्य समाज की स्थापना के बारे में। अब कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तो इनकी पुस्तकें, इनके द्वारा स्थापित संस्था, हमने आर्य समाज एक देख लिए, 1-2 संस्थाएं और रहेगी और उनके विचार सबसे, है ना। तो 4 प्रश्न हमारे यहां से लिखते जाना विद्यार्थी आप, ठीक है ना। फिर आर्य समाज का विद्यार्थी, जब स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन होता है तो आर्य समाज विद्यार्थी 2 भागों में बंट जाता है। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम बड़ा समाज पढ़ते हैं तो बड़ा समाज का जब राजा राममोहन राय का जब बिस्टल नामक स्थान पे 1833 में जब निधन हो गया था तो बाद में धीरे धीरे बड़ा समाज भी 2 भागों में बंट गया था। मैंने इतना करवाया नहीं था क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ इसमें सिर्फ राजा राममोहन राय है, उनकी मृत्यु तक ही पढ़ना है ना। तो इनका मैंने थोड़ा सा एडवांस में करा दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज का विभाजन किस प्रकार रहा। 2 तरह का विभाजन हुआ था। इसमें 2 तरह की विचारधाराएं शामिल हो गई थी। पहली विचारधारा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, दूसरी विचारधारा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध। 2 बिंदु हमारे सामने यहां से आते हैं। पहला यह विभाजन है, दूसरा यह विभाजन कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और ये आर्य समाज का पहला विभाजन था, ठीक है ना। अपने विचारों, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक ज्यादा नहीं थे विद्यार्थी, क्योंकि इनका समर्थक तो रहा ना हिंदी हिंदू ना, तो वो आगे बात आएगी विद्यार्थी। तो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ही हिंदी को प्राथमिकता दी थी। तो इनके जो विचारक थे, जो इनके समर्थक थे, लाला लाजपत राय बोल सकते हैं, मुख्यतः समर्थक लाला हंसराज ही था विद्यार्थी। हंसराज ने विद्यार्थियों 1886 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज बनाई थी और 87 में कहते हैं कि ये डीएवी कॉलेज कहलाई, डीएवी कॉलेज कहलाई थी, ठीक है। दूसरा विभाजन इसका हुआ था कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी स्वामी सरदानंद, इनका नाम मुंशीराम भी था, और लेखराम ने 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में स्थान में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये आर्य समाज का दूसरा विभाजन था। पहला विभाजन लाहौर में 1886 में लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। दूसरा विभाजन स्वामी सरदानंद के द्वारा 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी या कांगड़ा, टाइपिंग गलती हो गई, शायद कांगड़ा नामक स्थान पर कहते हैं कि गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रकार विद्यार्थियों आर्य समाज का 2 भागों में विभाजन होता है, एक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, एक पाश्चात्य शिक्षा के, ठीक है। दोनों बातें आप लिख लेना, मैं लगता है कहीं क्या पता कोई एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पुटअप हो जाए, ठीक है। एक प्रश्न हमारा यहाँ से क्लियर हो।
अब इनके द्वारा लिखित पुस्तक, मोस्टली विद्यार्थियों ये पर्सन आपका सबसे बेस्ट पर्सन है आज का, सबसे बेस्ट। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जब भी पर्सन बनेगा, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है तो पूछनी प्रश्न आता है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, कौन सी पुस्तक किस वर्ष लिखी गई, उनके विचारों का समाहित किस पुस्तक में किया गया। तो एक संपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। सत्यार्थ प्रकाश का मैंने अलग से एक प्रश्न बनाया है, वो मैं आपको अलग करवा दूं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक लिख लेना विद्यार्थियों, ये याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, इनको याद किए बिना आपका प्रश्न सही नहीं हो सकता, ये फाइनल बात है। अब इसको आप याद करो या नहीं करो वो आपके ऊपर निर्भर है, बाकी प्रश्न सही करना है। दयानंद सरस्वती का 90% चांस है कि इनकी पुस्तकों के प्रश्न आते, 90% चांस, ठीक है ना। पहली पुस्तक है पाखंड खंडन। वर्ष याद रखो या नहीं रखो, जरूर जरूर 2-3 किताबों के मैंने वर्ष लिखे हैं जो मोस्टली प्रसिद्ध रही है, इसलिए मैंने उनके वर्ष लिख दिए हैं, बाकी वर्ष आपको याद नहीं करना। 1886 वेद भाष्य भूमिका 1876, पंच महायज्ञ विधि 1875। मोस्टली ये 3 किताबें सबसे प्रसिद्ध रही है विद्यार्थी, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और कहते हैं कि पंच महायज्ञ विधि। ये 3 किताबें सबसे प्रसिद्ध रही है, और मोस्टली सबसे प्रसिद्ध किताब पूछ ले तो उनकी है वो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। फिर है गोक करुणा निधि, संस्कृत वाक्य प्रबोध, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, व्यवहार भानु, पुना प्रवचन, आर्य उपदेश रतनमाला, वल्लभाचार्य मत खंडन। ये कुछ पुस्तकें हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रखी गई और आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित की गई, आर्य समाज के विचारों को लगभग प्रकाशित किया गया। तो ये इन सारी किताबों में उनके विचार मिलते हैं, परंतु याद रखना आर्य समाज के सिद्धांतों का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश में किया गया है, याद रखना। ये सारी किताबें उन्होंने लिखी है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बिंदु तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बातों में, ये किताबों में बातें निश्चित रूप से शामिल है। तो 3 किताबें सबसे मोस्टली याद रखनी है, एक वेद भाष्य भूमिका 1876, पाखंड खंडन 1866 और पंच महायज्ञ विधि 1875। प्रश्न पूछेगा, मैं आपको फिर आपको कह रहा हूं, कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित नहीं है, ये प्रश्न छपने वाला अगर बना प्रश्न, ठीक है ना। तो मोस्टली ये 8-10 किताबें हैं, 3, 6, 9, 12 पुस्तकें हैं। मैंने सारी बातें इसमें शामिल कर दी है, कोई पुस्तक ऐसी नहीं छोड़ी है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है ना। चलो ये भी यहाँ से बात क्लियर हो, उनकी पुस्तकें याद रखना, मोस्टली ये सबसे बेस्ट पर्सन है क्लास का। अब इनकी किताब समझना विद्यार्थी, अब बहुत सारी बाजार की गाइड है, क्या कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं इस बिंदु को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। समझने दिख रहा होगा साफ आपको, है ना। समझना कि स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण रही, उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण रही। अब बहुत सारे आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बारे में आप सीधा जानते हो कि इसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था, इन्होंने लिखी थी उदयपुर में, है ना, ये बेसिक रूप से आपको सबको पता है। परंतु सत्यार्थ प्रकाश की वास्तविकता आप समझना कि पहले लाइन देखो, दयानंद सरस्वती के विचारों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध विद्यार्थियों जय कृष्ण दास ने किया। ये विद्यार्थियों बहुत गोल्डन लाइन है, याद रखना। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कोई पहले नहीं सोचा था कि मैं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने का कार्य करूंगा, पर याद रखना विद्यार्थियों, ये जय कृष्ण दास था बनारस का डिप्टी कमिश्नर, बनारस का डिप्टी कलेक्टर, बनारस का था डिप्टी कलेक्टर। और इन्होंने ये इनका अनुयायी भी था, याद रखना, जय कृष्ण दास इनका अनुयायी भी था। उस समय बनारस का ये डिप्टी कलेक्टर भी था। तो बनारस दास कृष्ण दास ने
इनको कहा कि आप अपने विचारों को लिपिबद्ध करने का कार्य करो, एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने का कार्य कीजिए। तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकी बात स्वीकार कर ली थी और बनारस में ही विद्यार्थियों सत्यार्थ प्रकाश को लिखना प्रारंभ कर दिया। याद रखना विद्यार्थियों, बनारस में ही इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ कहाँ किया था? याद रखना, बनारस में ही प्रारंभ। सत्यार्थ प्रकाश को लिखना विद्यार्थियों बनारस में ही इन्होंने शुरू किया था। याद रखना, लेखन का इस लेखन का कार्य चंद्रशेखर शास्त्री की मदद से बनारस में शुरू हुआ था। याद रखना, चंद्रशेखर शास्त्री, चंद्रशेखर शास्त्री, ये नाम याद रखना विद्यार्थी, चंद्रशेखर शास्त्री नाम याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश को लिखने का अनुरोध किसने किया था? वो याद रखना, जय कृष्ण दास ने। सत्यार्थ प्रकाश को लिखने में मदद किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो वो चंद्रशेखर शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसका लेखन कार्य बनारस में प्रारंभ हुआ था। एक लाइन और लिख लेना सबसे मोस्ट, ये पुस्तक 14 अध्यायों में पूरी होती। याद रखना, लिख लेना, मोस्टली ये लिख लेना, क्योंकि प्रश्न कभी कोई एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था, किसने लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी भाषा में लिखी थी, इस प्रकार के 2-3 टाइप के प्रश्न बन चुके हैं। तो मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझा रहा हूं कि इनको लिपिबद्ध करने का कार्य का सुझाव अनुरोध दिया था वो कृष्णदास ने दिया था। लेखन कार्य में सहयोग करने वाला चंद्रशेखर शास्त्री था और सत्यार्थ प्रकाश का प्रारंभिक लेखन कार्य कहाँ पे होता है? बनारस में होता है। और कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय इसके माने। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में लिखी गई थी। मोस्टली पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में इसको लिखा गया है विद्यार्थियों। और मैंने पहले ही बात आपको बता रखी है कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, सुझाव से उन्होंने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। तो सत्यार्थ प्रकाश को विद्यार्थियों हिंदी भाषा में लिखने का कहते हैं कि सुझाव किसने दिया था? केशव चंद्र सेन ने दिया। सत्यार्थ प्रकाश को लिपिबद्ध करने का कार्य, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने का कार्य का अनुरोध किसने किया था? तो वो कृष्णदास ने किया। दोनों बातें अलग अलग है, याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किसने किया था? कृष्णदास ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का सुझाव किसने दिया था? वो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है ना, ये बात यहां हो गई। और इस समय कहते हैं कि ये प्रथम संस्करण विद्यार्थी कहते हैं कि 12 अध्याय ही प्रिंट करवाए थे। याद रखना विद्यार्थी, प्रिंट भी जय कृष्ण दास ने ही करवाया था। प्रिंटिंग का कार्य भी जय कृष्ण दास ने करवाया था। 12 अध्याय ही प्रिंट हुए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने तो 14 अध्यायों में इसको पूरा किया है। और अंतिम के जो 2 अध्याय है ना विद्यार्थियों इसके, वो एक तो मुसलमान और एक ईसाई, बाइबिल और कुरान के उपदेश उसमें कहते हैं कि शामिल किए गए थे अंतिम 2 अध्याय में। तो उसमें हुआ था क्या कि जो कुरान और बाइबिल की जो भाषा थी ना, वो निश्चित रूप से ये हिंदी से कहते हैं कि ये शुद्धियों के कारण सही ट्रांसलेट नहीं हो पाई थी। और इस समय कहते हैं कि 12 ही भाग प्रकाशित हुए थे। इस समय कहते हैं कि 12 ही भाग प्रकाशित हुए थे। जो पहला अंक था ना विद्यार्थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको नकार दिया था, ताकि ये मेरे विचार पूर्ण रूप से नहीं लिखे गए हैं, ना ही पूर्ण रूप से कोई किताब भी प्रिंट हुई। तो 12 ही भाग यहाँ पे इनको कार्य रोक दिया गया था। फिर द्वितीय संस्करण याद रखना विद्यार्थियों, द्वितीय संस्करण उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के निमंत्रण पर नवलखा महल में बैठकर लिखा था विद्यार्थियों। इसलिए हमारे गाइडों में यह बात आती है कि सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, है ना। तो ये बात याद रखना विद्यार्थियों कि द्वितीय संस्करण जब इन्होंने वापस शुरू किया, वापस संशोधित कार्य शुरू किया, तो वो उदयपुर के सज्जन सिंह महाराणा के वहां गए थे और नवलखा महल में इनको लिखा था। तो इसका वर्तमान में महल कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश महल। नवलखा महल को सत्यार्थ प्रकाश महल भी कहलाता है, सत्यार्थ प्रकाश महल भी कहलाता है। याद रखना इस बात को। द्वितीय संस्करण 1883 में पूर्ण हुआ
और अजमेर से परोपकारिणी सभा के द्वारा 1874 में इसको 73 में पूरा हुआ था, है ना? हाँ, 73, ठीक है। 1873 में कार्य पूर्ण होता है और 1874 में इसका प्रकाशन होता है ना? 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वितीय संस्करण का कार्य पूरा कर लिया था। और याद रखना, इनका प्रकाशन कहां से हुआ था? वो हुआ था विद्यार्थियों अजमेर से प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन वर्ष पूछ ले सत्यार्थ प्रकाश का, तो याद रखना विद्यार्थियों 1874 है। 74 आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो 1873 कर देना। बाकी निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश का पूर्णतः प्रकाशन विद्यार्थियों 1874 में होता है। और कहां पे होता है? अजमेर में होता है। वैदिक यंत्रालय न्यास ये मिलता है। वैदिक मुद्रालय कहां पे स्थापित था उस समय? तो विद्यार्थी याद रखना अजमेर में था। इस पुस्तक में आर्य समाज के सिद्धांत और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को संकलित किया। ये आर्य समाज की सबसे बड़ी पुस्तक थी और कहते हैं कि ये संकलित भी हिंदी भाषा में की गई थी, अजमेर से प्रकाशित की गई थी। द्वितीय संस्करण का लेखन कार्य उदयपुर में किया था, याद रखना। पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चिरंजीवी लाल भारद्वाज के द्वारा किया गया था। संस्कृत में इसका अनुवाद पंडित शंकरदेव पाठक के द्वारा। अंग्रेजी में अनुवाद, और ये लगभग कहते हैं कि वर्तमान में ये 23 भाषाओं में अनुवाद हो चुका। कितनी भाषाओं में? 23 भाषा में ये सत्यार्थ प्रकाश को अनुवाद किया जा चुका। पहली बार हिंदी में तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखी। पहली बार अंग्रेजी में इन्होंने चिरंजीवी लाल भारद्वाज ने कार्य किया। फिर इसको संस्कृत में पहली बार अनुवाद पंडित शंकरदेव पाठक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार विद्यार्थियों ये स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का पूरा इतिहास है। और उम्मीद है कि आपको नई जानकारी मिली होगी, बहुत सारी चीजें आपको नई जानने को। वापस में एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि दयानंद सरस्वती के विचारों को लिपिबद्ध करने का कार्य अनुरोध किया था जयकृष्ण दास ने। इसके प्रारंभिक लेखन कार्य में चंद्रशेखर शास्त्री ने सहयोग किया था। बनारस में इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था। यह पुस्तक पूर्णतः 14 अध्यायों में लिखित है, याद रखना, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यह हिंदी में लिखी गई थी। द्वितीय संस्करण उदयपुर में नवलखा महल में इन्होंने पूरा किया था। 1874 में यह पूर्ण हुई थी और अजमेर से विद्यार्थियों ये प्रकाशित, अजमेर में ये पुस्तक लगभग प्रकाशित की गई थी, है ना। ठीक है, ये 84 है, सॉरी विद्यार्थी, है ना, मेरे शायद गलती हो गई है ना, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। सही बात है, ये इन्होंने टाइपिंग सही की है ना। 1883, ठीक है, प्रकाशन 1884 में। ठीक है, थोड़ी सी मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो गया ना। 83 और 84, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की गई थी, है ना। यही बात हम वहां पढ़ते हैं। थोड़ी सी इसको अपडेट डालें। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। और इतना ही आपको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानना है, ठीक है ना। ये थोड़ा डेट का आप थोड़ा एक बार वापस सही कर लेना। बाकी मेरी ओर से इसको कंप्लीट है। ये 14 अध्याय है विद्यार्थियों सत्यार्थ प्रकाश के। ये कितने अध्याय हैं? ये 14 अध्याय हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें 14 अध्याय है, समोल्लास कहलाती है। 13वां अध्याय 11वां अध्याय आर्यवर्तीय मतांतर का खंडन करता है। 13वां ईसाईयत बाइबिल के संबंधित है। 14 मुसलमानों का मत कुरान से संबंधित है। इस प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश कितने अध्यायों में पूर्ण हुई थी? तो वो विद्यार्थी याद रखना 14 अध्यायों में पूर्ण। अब इनके स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ विचार विद्यार्थी। दयानंद सरस्वती के समाज सुधारक के रूप में विचारों के बारे में सही है। वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था। यह इनका सबसे प्रसिद्ध नारा था विद्यार्थियों। कौन सा नारा? वेदों की ओर लौटो। मूर्ति पूजा बहुदेववाद के विरोधी थे, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज से प्रभावित थे।
ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, परंतु जो भी बातें ब्रह्म समाज में थी, ब्रह्म समाज विरोध कर रहा था, तो लगभग बातें इनके जीवन में भी रही। अंधविश्वास रूढ़ियों का खंडन किया था, नियोग प्रथा का समर्थन किया था। नियोग प्रथा क्या होती थी विद्यार्थियों? उस समय एक नियोग प्रथा चलती थी, जिसमें किसी स्त्री का जो पति होता है, वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार में कोई छोटा सदस्य, कोई भाई या देवर होता था, तो उसके साथ उसका विवाह कर देते थे। वो नियोग प्रथा कहलाती थी, और नियोग प्रथा के स्वामी दयानंद सरस्वती समर्थक थे। वेद हिंदू धर्म का वास्तविक आधार है। आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया था विद्यार्थियों, ये याद रखना विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो हिंदू धर्म से विचलित हो चुके हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ये शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के विरोधी थे विद्यार्थियों। ये कुछ बातें हैं, आप कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हैं। बाकी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बातें मैंने आपको बता दी है, बहुत मोस्टली बातें। ये कुछ बातें और हैं इनकी, ये उनके कथन है विद्या, लिख लेना। मेरे अनुसार अगर मोस्टली 1% यहां से कोई बन सकता है, तो इनके कथनों के बारे, इनके विचारों के बारे में बन सकता है। कि कोई कितना भी कहे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन वे सुखदायक नहीं हो सकता। ये बात किसने कही थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात कही है कि विदेशी राज्य कितना ही अच्छा हो, वो सुखदायी नहीं हो सकता। स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। फिर 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने विद्यार्थियों, कहते हैं कि तात्या टोपे से भी इस समय कहते हैं कि मुलाकात की थी। इस समय हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि भारत को परतंत्र होने में 100 वर्ष लगे हैं, इसे स्वतंत्र होने में भी 100 वर्ष लगे। यह भी कथन इनका है। आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान है तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, यह कथन भी इनका है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है, यह भी इनकी है। मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो, यह भी इनके है। भारत भारतीयों के लिए, ये इनका सबसे प्रसिद्ध कथन रहा है विद्यार्थियों। शायद एनी बेसेंट ने आगे इसका पतन, मैंने इसको शामिल किया है कि भारत भारतीयों के लिए कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती था। हिंद, हिंदू और हिंदी का नारा दिया था विद्यार्थियों, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। हिंद, हिंदू और हिंदी, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। हिंद, हिंदू और हिंदी। भारत भारतवासियों के लिए, हिंद, हिंदू और हिंदी। प्रभु तूने अच्छी लीला की है, आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये उस समय कहा था जब वो जीवन के अंतिम समय में चले, जीवन के अंतिम काल में, जब उनको जहर दे दिया गया था, जब वो अजमेर में विद्यार्थी थे, उस समय इन्होंने कहा था कि प्रभु तूने अच्छी लीला की है, आपकी इच्छा पूर्ण हो। एक कथन ये सबसे मोस्टली है कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, अंधविश्वास को दर्शाती है। 3 कथन आपको यहां से याद रखने हैं। एक तो कथन ये याद रखना है, एक कथन आपको याद रखना है भारत भारतवासियों के लिए, एक हिंद, हिंदू, हिंदी का, और एक तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, अंधविश्वास को दर्शाती। 3-4 ऐसे कथन है जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। और आपको जो जो बातें मैंने स्टार लगा के बताई है, वो आपको मोस्टली याद करनी। एक इनका प्रश्न आता है विद्यार्थियों, प्रश्न पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 4 शव की अवधारणा दी गई, उसमें से शामिल है। 4 शव की अवधारणा इन्होंने दी थी विद्यार्थियों, और प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी वो बिंदु जो शव अवधारणा में शामिल नहीं। तो याद रखना, स्वराज्य पहला, स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा। याद रखना विद्यार्थियों, इन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था विद्यार्थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला व्यक्ति कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के 4 शव की अवधारणा विद्यार्थियों, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा। याद रखना, पूछ सकता है
कि स्वामी दयानंद सरस्वती के 100 अवधारणा में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो ये 100 अवधारणा लिखे, 4 बिंदु आप लिख लेना, क्या पता कोई फैक्ट का प्रश्न आपके बन जाए। ये एक सभा थी विद्यार्थी, याद रखना कि आर्य समाज द्वारा किस वर्ष गोरक्षणी सभा, एग्जाम में पूछा हुआ विद्यार्थियों, गोरक्षणी सभा का संबंध किससे है, पूछ ले, बड़ा प्रश्न पूछ ले तो आर्य समाज से। प्रश्न पूछ ले कि गोरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना दयानंद के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी, तो 1882 में की गई। गोरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में इन्होंने की थी। और गोरक्षणी एक किताब भी लिखी, गो करुणा निधि, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, मैंने बताया था, गो करुणा निधि। गो करुणा निधि इनकी पुस्तक भी थी और गोरक्षणी सभा इसके द्वारा स्थापित संस्था भी थी। याद रखना आर्य समाज के द्वारा की गई थी, 1882 में इसकी स्थापना की। एक प्रश्न ये है, वैसे राजस्थान में इतिहास पढ़ाया था तो मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया तो मेवाड़ में परोपकारी सभा का मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया कि दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना कब की थी। याद रखना स्थापना कहाँ पे की गई थी, उदयपुर में की गई थी। और उस समय शासक कौन था, सज्जन सिंह था शासक। और किस वर्ष की गई थी, 1883 में इसकी स्थापना की थी। और परोपकारी सभा के द्वारा ही 1884 में सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन अजमेर के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो 1883 इसका सही उत्तर हो जाए। एक प्रश्न यहां से बिंदु आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सिर्फ महापुरुष ही नहीं थे, वो एक बड़े समाज सुधारक भी थे। तो समाज सुधारक के रूप में उन्होंने एक बात कही थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लड़के और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित क्या की थी। याद रखना विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लड़के के लिए तो कहा कि कितने वर्ष का होना चाहिए, 24, और लड़की के लिए इन्होंने कहा था कि 16 वर्ष। तो कोटेशन के रूप में कोई प्रश्न पूछ ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लड़के और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या बताई थी, तो याद रखना ये आर्य समाज के द्वारा भी बताई गई थी और यही बात विद्यार्थियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताई गई थी कि लड़का 24 का होना चाहिए, लड़की 16 वर्ष की। ठीक है, तो 24 और 16। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ कथन है विद्यार्थियों, मोस्टली 2 कथन आपको यहाँ से मैंने पूरे ऐड कर दिए हैं, दिख रहा होगा ना, मैं इसको थोड़ा छोटा नीचे कर देता हूं। अब ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में किसने क्या कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में किसने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आप जान लो कि स्वामी विवेकानंद नहीं है ना, थोड़ा मेरा टाइपिस्ट भी क्या है कि कभी कभार दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, के बारे में कहे गए प्रमुख कथन। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था विद्यार्थियों, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को कहा था भारतीय अशांति का जन्मदाता। एनी बिसेंट, ये कथन सबसे मोस्टली विद्यार्थियों प्रसिद्ध कथन है, मेरे कहने पे इसको याद कर लेना कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म सुधारक ही नहीं, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी ही थे। ये इनका सबके मोस्ट कथन है कि भारत भारतीयों के लिए कहने वाला प्रथम व्यक्ति दयानंद सरस्वती था। यह बात किसने कही थी, तो वो ये बात एनी बिसेंट ने कही थी। मोस्टली ये प्रश्न था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक भारत का अर्ध निर्माता कहा है। आधुनिक भारत का अर्ध निर्माता किसने कहा है, बोस ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी जी को स्वराज का प्रथम संदेश वाहक कहा है। यह भी अच्छी बिंदु है कि किस व्यक्ति ने स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वराज का संदेश वाहक कहा, क्योंकि स्वराज का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करने वाले यही प्रथम व्यक्ति थे। वीर सावरकर ने महर्षि दयानंद संग्राम के प्रथम योद्धा थे विद्यार्थियों। लाला लाजपत राय ने कहा कि स्वामी दयानंद ने हमें सत्य,
विचरण, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया है। पटाभी सीतारमैया का एक कथन प्रसिद्ध है कि गांधी राष्ट्रपिता है पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपिता पितामह है। तो याद रखना, ये पटाभी सीतारमैया की बात याद रखना। श्रीमती एनी बेसेंट की बात याद है। एनी बेसेंट वाली बात बहुत शानदार है। प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारतीयों के लिए कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और किसने ये कथन कहा था विद्यार्थियों, तो एनी बेसेंट का है। और गांधी राष्ट्रपिता है पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपिता में है, तो ये पटाभी सीतारमैया का कथन है विद्यार्थियों। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और मैंने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कंपटीशन एग्जाम के लेवल का मैंने बहुत एडवांस में करा दिया है। मैं फिर अंतिम रूप से कह रहा हूँ, इनके विचार याद रखना, पुस्तकें याद रखना, आर्य समाज याद रखना और सत्यार्थ प्रकाश याद। 3-4 ये बातें याद रखना। प्रारंभिक जीवन के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरे अनुसार आपका काम हो जाएगा। इससे एडवांस आपको न तो कहीं मिलेगा और ना ही पढ़ने की जरूरत है। ईमानदारी से नोट्स बना लेना। मुझे लगता है कि आपके कोई कमी नहीं रहने वाली। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनका भी व्यक्तित्व बड़ा शानदार रहा है, उनको भी ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।